Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. डियर स्टूडेंट्स, आई एम सजाद हुसैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। क्लास 10 की हिस्ट्री आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। हम जो चैप्टर पढ़ रहा है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, आज का जो टाइटल है चैप्टर का पोस्ट वार रिकवरी। इससे पहले हमने बात किया था कि किस तरीके से सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज हम देखेंगे कि जब जंग ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, या हम कहेंगे सेकंड वर्ल्ड वार, क्योंकि ब्रिटेन का जो है रोल वो दोनों जंगों में रहा है, तो इसके बाद क्या हुआ? पोस्ट वार रिकवरी। पोस्ट मीन्स बाद में, प्री मीन्स पहले, PRE प्री मतलब हो गया पहले, पोस्ट हो गया बाद में। पोस्ट वार मतलब जंग के बाद किस तरीके से ब्रिटेन ने रिकवरी करने की कोशिश किया, नुकसानों को भरपाई करने की कोशिश किया, फिर से एक नया एक मतलब ज़िंदगी किस तरीके से ब्रिटेन के लोगों ने या ब्रिटेन के बादशाहों ने गुजारा। While Britain was busy in war, industries developed in India and Japan. जब ब्रिटेन जंग में मसरूफ़ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कहें या सेकंड वर्ल्ड वार की बात करें, ख़ास तौर पर सेकंड वर्ल्ड वार की बात अगर हम करें, तो ब्रिटेन उस टाइम पर जंग में, जंग मतलब सेकंड वर्ल्ड वार में मसरूफ़ था, उसमें बिज़ी था। तो उस टाइम पर हिंदुस्तान और जापान में कारखाने ज़्यादा बनने लगा, क्योंकि ब्रिटेन जो है जंग में ज़्यादा मसरूफ़ था, तो उसको कारखाना बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला। सेकंड कह रहा है कि आफ्टर वार ब्रिटेन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रीगेन इट्स पोजीशन इन इंडिया। जब एक बार या दो बार ब्रिटेन ने सेकंड वर्ल्ड वार में जंग किया, सेकंड वर्ल्ड वार में जब ब्रिटेन जो है सेकंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व हुआ, तो इसके बाद ब्रिटेन जंग ख़त्म होने के बाद फिर से एक बार हिंदुस्तान पर अपना ताकत और हिंदुस्तान पर अपना दबदबा जमाने में नाकाम रहा। क्योंकि अगर हम दूसरी जंग अज़ीम की बात करेंगे, सेकंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे, तो सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा माली, जानी और बाकी चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रिटेन का इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अब ब्रिटेन के पास इतना ताकत इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और बाकी हर फील्ड में बचा नहीं था कि जिसकी वजह से वह हिंदुस्तान के ऊपर आकर फिर से अपना हुकूमत सही से जमाए। ये तो नहीं है कि जंग की वजह से वो हुकूमत नहीं कर सकता, हुकूमत कर सकता था, लेकिन उसका इकोनॉमी कमज़ोर हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन ने 1939 और 1945 के बीच में बहुत सारे चीज़ों का कुर्बानी दिया था, जिसकी वजह से वो जंग ख़त्म होने के बाद 1946-7 में हिंदुस्तान के ऊपर सही से कब्ज़ा जमा नहीं पाया। इसीलिए ये भी एक कारण है कि 1947 में जंग के ठीक 2 साल बाद इंडिया को आज़ादी मिल जाती है। एट इंटरनेशनल लेवल ब्रिटेन आल्सो अनएबल टू कम्पीट विद जापान। अगर हम बैनुल अक़वामी लेवल पर देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे, तो पहले की तरह पहले ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, सारे कंट्रीज से कम्पीट करते थे। अब ब्रिटेन जो है जापान के साथ भी कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का जो है जंग में बुरा हाल हो जाता है। At the end of war, Britain was under huge debt from the United States. अगर हम दूसरी जंग अज़ीम के आखिर में देखेंगे, तो या पहली जंग अज़ीम में ही क्यों ना हो, ब्रिटेन जो है दूसरे कंट्रीज़ के कर्ज़े में डूब गया। ब्रिटेन जो है उसके पास पहले पैसे ज़्यादा था, अमेरिका के पास पैसे कम था, लेकिन बाद में हुआ ठीक उल्टा। ब्रिटेन के पास पैसे कम हुआ, अमेरिका के पास पैसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत सारे पैसे जंग में ख़त्म किए, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने अमेरिका से, मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से चंदा लिया, और ब्रिटेन के ऊपर अमेरिका का बहुत ज़्यादा उधार हो गया, जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है कर्ज़ों के अंदर डूबने लगे। During war, there was increased demand for goods. Result: economic boom in Britain. War ended, demand fell. 20% British workers lost their jobs. Before the war, Eastern Europe was major supplier of wheat.
अगर हम वार की बात करेंगे, ज्यूरिंग वार देयर वाज इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स। जंग के दौरान बहुत सारे सामानों का ब्रिटेन में डिमांड था। फॉर एग्ज़ाम्पल खाने पीने की चीज़ों से लेकर इवन कि जंग के आर्मी के सामान, आर्मी का के लिए जो शूज़ होता है, जैकेट्स होता है, उसका जो मतलब आर्मामेंट्स का जो सामान होता है, उन सब का ब्रिटेन में डिमांड बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन में इकोनॉमिक बूम हो गए। इकोनॉमिकली ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान हो गए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड ब्रिटेन में लोगों का रहता था। जब जंग ख़त्म हुआ तो लोगों की या ख़ास तौर पर आर्मी की डिमांड भी कम हुआ। जंग के दौरान आर्मी का डिमांड ज़्यादा बढ़ता था, सिविलियंस का भी डिमांड ज़्यादा बढ़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जब ब्रिटेन में सेकंड वर्ल्ड वार होता था तो उस टाइम पर आर्मी को हर टाइप के सामान और बाकी चीज़ें ज़रूरत होता था, लेकिन जब जंग ख़त्म हुआ तो वो सारी डिमांड फेल डाउन हो गई, डिमांड्स कम हो गई, क्योंकि अब जंग ख़त्म हुआ। जंग ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश वर्कर्स जो है 20% ने अपने जॉब को खोया। ये 20% ब्रिटिश वर्कर्स जंगों के सामान या असलाह को यहाँ वहाँ पहुँचाने में इनको जॉब था। ये जॉब जो है अब ख़त्म हो गया क्योंकि जंग ख़त्म हो गया। जंग से पहले ईस्टर्न यूरोप जो है बहुत ज़्यादा वीट का जो सप्लायर माना जाता था, उसमें गिना जाता था जंग से पहले। नेक्स्ट इज बट ड्यूरिंग द वार कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इमर्ज्ड एज लीडिंग सप्लायर ऑफ वीट। यहाँ पे कहता है कि अगर हम जंग से पहले की बात करेंगे तो ईस्टर्न यूरोप जो है वहाँ पर वीट ज़्यादा होता था, लेकिन जंग के दौरान की अगर हम बात करेंगे, ड्यूरिंग द वार की अगर हम बात करेंगे, तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया में वीट सप्लायर बन गए, ठीक है। यहाँ पर गंदम, यहाँ पर गेहूँ जो है बहुत ज़्यादा उगने लगे। जंग से पहले ईस्टर्न यूरोप में गेहूँ ज़्यादा उगता था, लेकिन जंग के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा से ज़्यादा वीट उगाने लगे और दुनिया को सप्लाई करने लगे, ठीक है। क्योंकि जंग के दौरान जो है ब्रिटेन जंग में मसरूफ़ था, तो वो सही से वीट और बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान न दे सका। अगर हम जंग की बात करेंगे, आफ्टर द वार ईस्टर्न यूरोप अगेन स्टार्टेड टू सप्लाई वीट। जंग के बाद क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप फिर से एक बार वीट की सप्लायर बन गए, फिर से एक बार वीट बहुत ज़्यादा उगाने वाला जगह बन गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ा। जंग से पहले ईस्टर्न यूरोप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। यूरोप का जो ईस्ट साइड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था वीट की सप्लाई करने में, वर्ल्ड में गेहूँ की, ठीक है। तो जंग के दौरान वो ईस्टर्न यूरोप जो है सप्लाई करने में नाकाम रहा, तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई किया। और जंग ख़त्म होने के बाद फिर से एक बार ईस्टर्न यूरोप ने अपना वीट सप्लायर शुरू किया। रिज़ल्ट क्या हुआ इसकी वजह से, ग्लट ऑफ वीट इन मार्केट एंड प्राइस फेल क्रिएटेड हैवॉक इन रूरल इकोनॉमी। बहुत सारे वीट जो है मार्केट में पहुंच गया यूरोप के, और रूरल इकोनॉमी में जो है इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि अब यूरोप में इतने सारे वीट जब पहुंच गए तो इसकी वजह से मतलब गाँव की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आया, उसमें काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे राइस ऑफ मास कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। किस तरीके से मास मतलब लोगों का जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, और कंजप्शन है जो कंज्यूम करने का जो मतलब कैपेसिटी है, कितना खाता है लोग, कितना कंज्यूम करता है, उस बारे में हम बात करेंगे। और लोग कितना प्रोड्यूस करते थे एग्रीकल्चर से, इस बारे में भी हम बात करेंगे। यूएस इकोनॉमी वाज क्विक टू रिकवर आफ्टर द इफेक्ट ऑफ वार। जब जंग ख़त्म हुआ, ख़ास तौर पर अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करेंगे 1914 टू 1919 के बीच में, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो अमेरिका का जो इकोनॉमी था वो फिर से जल्दी से रिकवर हो गया,
रिकवर मतलब जंग में जितना भी नुकसान हुआ था उसको भरपाई जल्दी से किया किसने? अमेरिकन इकोनॉमी ने। लेकिन जो ब्रिटेन इकोनॉमी था उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रिकवरी होने में। During 1920s, यूनिक फीचर ऑफ यूएस इकोनॉमी वाज मास प्रोडक्शन। 1919 में जब जंग ख़त्म हुआ तो 1920 में किस तरीके से यूएस ने डायरेक्ट क्या किया? रिकवरी किया। किस तरीके से अपनी इक़्तिसादी और माली और जो पॉलिटिकल या बाकी जो हालात है उनको सुधारा। कैसे? उनको इस तरीके से सुधारा कि जब जंग ख़त्म हुआ तो यूएस ने मास प्रोडक्शन की वजह से मतलब डिफरेंट फैक्ट्रीज़ और डिफरेंट कारखाने लगा दिया, जिसकी वजह से वहाँ से यूएस को पैसे ज़्यादा आने लगे और इसकी वजह से यूएस का जंग में जो नुकसान हुआ था वो फिर से भरपाई हो जाता है। तो 1920 में यूएस में मास प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मास प्रोडक्शन का मतलब कारखाने और बनना और बाकी ज़मीनी सतह पर एग्रीकल्चर के चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू करता है। तो यूएस के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, जिसकी वजह से यूएस जो है अब फिर से रिकवर हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन जो है अदर साइड में जंग के चीज़ों के जो नुकसानात है उसकी वजह से ब्रिटेन दूसरे कंट्रीज़ के कर्ज़ों में डूब जाता है और उसको रिकवरी होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यूएस यानी कि अमेरिका जो है वो जल्दी से रिकवरी कर जाता है, और क्योंकि उसके अंडर फैक्ट्रियाँ खोलने लगता है जिसकी वजह से अमेरिका को जो है पैसे आ जाता है और जंग में जो भी नुकसान हुआ था वो सब रीगेन करता है। हेनरी फोर्ड, फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर्स, पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज। इसके बाद कहते हैं कि अमेरिका में एक कारखाना खोला गया फोर्ड कंपनी का। गाड़ियों का एक कंपनी होता है फोर्ड, वो कहाँ पे खोला गया? अमेरिका में खोला गया। एक शख्स था अमेरिका में, हेनरी फोर्ड। इस इंसान ने क्या किया? फोर्ड मोटर्स, ये इंसान जो है हेनरी फोर्ड जो है फोर्ड मोटर्स का फाउंडर हैं। फोर्ड मोटर्स का क्या है? फाउंडर हैं। पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज। इसी की वजह से और इसी के बाद अमेरिका में फैक्ट्रियां तेज़ी से बनना शुरू हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है, जंग करेंगे तो नुकसान होगा तो इकोनॉमिकली कंट्री गरीब होगा। तो जब जंग ख़त्म हुआ 1918 में तो बरतानिया के पास कोई ऐसा उसूल या कोई ऐसा स्कीम नहीं था कि जिसकी वजह से जंग के नुकसानात को वो रिकवरी करें। लेकिन अमेरिका के पास ऐसे तरीक़े थे जिसकी मदद से वो जंग में जो भी नुकसान हुआ उन सब की भरपाई करें। तो इसीलिए अमेरिका में जब 1919 में जंग ख़त्म हुआ तो 1920 में ही बहुत सारे फैक्ट्रियां खोलने लगे। सबसे पॉपुलर जो कारखाना था वो हेनरी फोर्ड, एक शख्स था उसका नाम था हेनरी फोर्ड। इसने फोर्ड मोटर्स नाम का गाड़ियों का एक कारखाना खोलते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे इनको कमाई हो जाता है। किसको? अमेरिका वालों को, यानी कि यूएसए को। इसी गाड़ियों के फैक्ट्री के बाद अमेरिका में फैक्ट्रीज बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं मास प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग प्राइस। जब अमेरिका में तेज़ी से मास प्रोडक्शन होता है, डिफरेंट कारखाने बनना शुरू होता है, तो प्रोडक्टिविटी मतलब अच्छे अच्छे सामान और अच्छे अच्छे चीज़ें जब अमेरिका के अंदर ही बनना शुरू हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? अमेरिका में अब चीज़ें जो है काफ़ी सस्ता हो जाता है। इसके बाद कहते हैं कि जो अमेरिका में जो भी वर्कर्स था, काम करने वाले, उनको अच्छा खासा पैसा या तनख्वाह दिया जाता था। अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे वहाँ पे काम करने वाले लोगों को पैसे कम मिलते थे क्योंकि ब्रिटेन ख़ुद इक़्तिसादी तौर पर बहरान में जा रहा था। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, वर्कर बिगन टू अर्न बेटर इन यूएसए। वर्कर्स को जो है कारखानों में और बाकी चीज़ों में काम करने वाले लोगों को बेटर सैलरी, अच्छा खासा तनख्वाह मिलता था एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ह्यूज डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अमेरिका में डिमांड बढ़ गए। कार प्रोडक्शन 1919 2 मिलियन, कार प्रोडक्शन 1929 5 मिलियन। 1919 की अगर हम बात करेंगे जिस टाइम पर जंग चल रहा था
और उस टाइम पर अमेरिका के कारखाने उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो उस टाइम पर अमेरिका में 1919 तक या 1919 के आसपास 2 मिलियन कार प्रोडक्शन हुआ था। लेकिन 1929 में जब हेनरी फोर्ड या फोर्ड मोटर्स जैसे बाकी गाड़ियों की कंपनी बनने लगे तो 1929 के आसपास कार प्रोडक्शन तकरीबन 3-4 साल के अंदर ही जंग के बाद कितने पे पहुंच गया, 5 मिलियन पे पहुंच गया। इसकी वजह से हम ये देख सकता है कि किस तरीके से अमेरिका में मास प्रोडक्शन तेज़ी से हुआ है और अमेरिका ने कैसे अपने इकोनॉमी जो मतलब सिस्टम है उसको कैसे रिकवर किया। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ वाइट गुड्स। अब अमेरिका के अंदर ये सारे सामान बनने लगे, जैसे रेफ्रिजरेटर हैं, वॉशिंग मशीन है, रेडियो हैं, वास इंक्रीजिंग, ये सब सामान अमेरिका के अंदर ही बनना शुरू हुआ। ऑल्सो हाउसिंग बूम इन यूएस मार्केट्स, ऑल ऑफ दिस मेक यूएस ए प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। बहुत सारे हाउसिंग बूम मतलब डिफरेंट मकाने बनने लगे, अलग अलग टाइप के कारखाने बनने लगे, डिफरेंट अच्छे अच्छे लोग मकानों में लोग रहने लगे, जिसकी वजह से अमेरिका जो है काफ़ी प्रॉस्पेरस मतलब खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगे और उसका इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया। स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट ओवरसीज वेंडर। अब क्या किया, एक्सपोर्टिंग सॉरी, तो अब क्या किया, अमेरिका ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। कैपिटल मतलब सामान या बाकी जो कीमती चीज़ें हैं, अमेरिका जो है पहले दूसरे कंट्री से लाता था। अब अमेरिका क्या करता है, यहाँ से ख़ुद अपने ममालिक से दूसरे कंट्रीज़ को सामान एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका अब सेल्फ सफिशेंट हो जाता है, अपने पाँव पे खड़ा होता है। अब अमेरिका क्या करता है, एक्सपोर्ट करके बाहरी दुनियाओं को सामान बेचने लगता है और अमेरिका इसी दौरान लार्जेस्ट ओवरसी वेंडर बन जाते हैं। समंदर से सबसे ज़्यादा तिजारत करने वाले, समंदरी जहाज़ों के ज़रिए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले जो ममालिक हैं उनमें से अमेरिका को गिना जाता है, क्योंकि अब अमेरिका सेल्फ सफिशेंट होकर बाहर सामान बेचने लगता है। हेल्प्ड इन यूरोपियन रिकवरी, बूस्टेड वर्ल्ड ट्रेड फॉर नेक्स्ट 6 years। यूरोपियन रिकवरी में भी अमेरिका मदद करता है। यूरोप में या अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में था, तो अमेरिका इन यूरोपियन कंट्रीज़ की भी मदद करते हैं और इनको भी इकोनॉमिकली अमेरिका मदद करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड फॉर नेक्स्ट 6 year, अमेरिका अपनी मेहनत और अपनी दम की वजह से या अपनी इकोनॉमिक जो सफिशेंसी है उसकी वजह से दुनिया की तिजारत को क्या करता है, 6 साल के लिए ज़िंदा रखता है, मतलब चलाता है। तो यहाँ तक अभी तक हमने जो देखा वो देखा कि जंग के बाद किस तरीके से रिकवरी हुआ, किस तरीके से रिकवरी किया गया सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। इसके बाद आपको और एक टाइटल आता है द ग्रेट डिप्रेशन। इसमें कहता है कि किस तरीके से दुनिया एक इक़्तिसादी बहरान में चला गया। द ग्रेट डिप्रेशन स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब क्या हुआ, जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 1920-22 के आसपास तकरीबन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1926-27 के बाद दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डिप्रेशन होने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। 1920 में क्या हुआ, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिजल्टेड इट लोअर प्राइसेस। 1920 में हुआ यूं कि एग्रीकल्चर जो है ओवर प्रोडक्शन होने लगे। ओवर प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने लगे। लोअर प्राइसेस, जब ज़्यादा फसल उगाने लगे, जब एग्रीकल्चर ज़्यादा हुआ, फसलें ज़्यादा हुआ, तो एग्रीकल्चर का प्राइस जो है काफ़ी नीचे गिर गया। सीधी सी बात है, अगर आपके पास थोड़ा सा ही गेहूँ या थोड़ा सा ही वीट है तो उसको ज़्यादा कीमत मिलेगा क्योंकि वो कम है और उसको ख़रीदने वाला ज़्यादा है। लेकिन 1920 में के आसपास हुआ क्या कि एग्रीकल्चर के फील्ड बहुत ज़्यादा बनने लगे और उसकी वजह से उसका कीमत गिर चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वीट होता है या एग्रीकल्चर के सामान होते हैं
तो वो सस्ते में बिक जाता है। फार्मर्स ट्राई टू कंपनसेट बाय प्रोड्यूसिंग इवन मोर लेट टू फर्दर फॉल इन प्राइसेस। फार्मर्स ये चाहता था कि अब इससे ज़्यादा प्राइस में कम न हो, क्योंकि प्राइस कम मिलने की वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब प्राइस कम हुआ कैसे, या प्राइस कम इन एग्रीकल्चर के चीज़ों को मिला कैसे? क्योंकि एग्रीकल्चर का जब ओवर प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, तो इसकी वजह से लोग जो है इसको काफ़ी कम पैसे देकर ख़रीदते थे, और जो फार्मर हैं वो भी सस्ते दामों में बेचने पे मजबूर था, क्योंकि नहीं तो इनको ख़रीदने वाला कोई होगा नहीं। फार्म्स प्रोडक्ट्स रोटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बायर्स। फार्मर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गेहूँ या बाकी वीट या राइस जो भी होता है, सब कुछ गोदामों में यानी कि स्टोर्स में सड़ रहा था फार्मर्स के, ठीक है। फार्मर्स का जो भी सामान था, जो भी चीज़ें था, वो सब कुछ गोदाम में या स्टोर में सड़ रहा था। वो सब जो है बेकार हो रहा था, क्योंकि इनको ख़रीदने वाले की कमी था। ख़रीदने वाले की कमी क्यों था? क्योंकि एग्रीकल्चर सामान के प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता था। इसके बाद कहते हैं कि विड्रॉल ऑफ यूएस लोन, मेनी यूरोपियन कंट्रीज वेर डिपेंडेंट ऑन यूएस लोन बट यूएस वेंडर पैनिकेट। 1928 यूएस लोन अमाउंटेड $1 billion, विद इन ईयर इट वाज $250 million। बहुत सारे यूरोपीय कंट्री जो है, यूरोपीय ममालिक जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि अमेरिका ने जंग के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ को क्या दिया था? लोन दिया था। लेकिन धीरे धीरे यूएस वेंडर पैनिकेट, अब क्या हो रहा था, मतलब अमेरिका जो है यूएस लोन अमाउंटेड $1 billion, विद इन ए ईयर इट वाज $250 million, ठीक है। तो अमेरिका जो है $1 billion अमाउंट लोगों को वो मतलब लोन देता था, लेकिन विद इन ईयर इट वाज $250 million। तो जब इनको वापस करना पड़ता था तो ये डबल हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ यूएस लोन जो है जल्दी से इनको लोगों को पे करना पड़ा, क्योंकि अब ये इस पर इंटरेस्ट चढ़ रहा था। अब अमेरिका ने भी धीरे धीरे क्या किया, शॉर्टकटली स्पीकिंग, धीरे धीरे अमेरिका ने भी लोगों को लोन कम देने चाहा, लेकिन मतलब लोन देने से मना कर दिया। विड्रॉल ऑफ यूएस लोन अफेक्टेड मैनी कंट्रीज़। जब अमेरिका ने लोगों को लोन देने से मना किया, ख़ास तौर पर यूरोपीय कंट्रीज़ को लोन देने से मना किया, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ टाइम पर अमेरिका का लोन चुका नहीं पाता था, तो अब अमेरिका ने क्या किया, बहुत सारे कंट्रीज़ से अपना लोन वापस ले लिया, क्योंकि अमेरिका को लगा कि लोग मेरा पैसा जो है वापस नहीं करेगा वक़्त पर, ठीक है। तो जब अमेरिका ने अपना लोन या पैसा वापस लिया, इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ को नुकसान हुआ। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको क्लियरली बताएं कि यूरोप जो है वो एक कॉन्टिनेंट है। सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पर यूरोप में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो मैंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन, ख़ास तौर पर यूरोप में ब्रिटेन को जो है रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, वो रिकवरी हुआ ही नहीं, तो वो गरीबी की तरफ चला गया। लेकिन अमेरिका ने गाड़ियों की फैक्ट्री और बाकी फैक्ट्री की मदद से, बिज़नेस की मदद से, तिजारत की मदद से, जंग के जो मतलब चीज़ें था वहाँ से अमेरिका ने छुटकारा हासिल कर लिया। अब पूरा यूरोपीय कंट्री जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड था कि अमेरिका उनको पैसे दे, लोन दे, और उसकी वजह से वो डेवलपमेंट की तरफ फिर से जाएं। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, 1928 के आसपास 5-6-7 साल के बाद अपना सारा लोन जो कि अमेरिका ने यूरोप को दिया था सब कुछ वापस ले लिया, क्योंकि अमेरिका को लगा कि वक़्त पर ये यूरोपीय ममालिक जो है मुझे पैसे वापस नहीं करेगा, इससे पहले मैं ख़ुद विड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो अमेरिका ने सारे यूरोपियंस को जो जिस कंट्री को भी लोन दिया था सब कुछ वापस ले लिया। अब इसका असर क्या हुआ, जब अमेरिका ने अपना लोन यूरोपीय ममालिक से वापस ले लिया तो यूरोप के ऊपर इसका कैसा असर पड़ा। बैंक्स एंड करेंसीज कोलैप्स्ड, एग्जाम्पल ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग क्रैशड, एग्रीकल्चर मार्केट स्लम्प्ड इन लैटिन अमेरिका। अब क्या हुआ, बैंक और करेंसीज जो है बिल्कुल कोलैप्स हो गए, यूरोप के सारे बैंक्स जो है बैंकरप्ट हो गए,
करेंसीज गिर गए, पैसे का वैल्यू कम हो गया, पैसा बिल्कुल मतलब पेपर जो हल्का फुल्का एक पत्ता जैसा बन गया। जो ब्रिटेन का जो करेंसी है पौंड, उसका जो है वैल्यू बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि जितना जितना कंट्री गरीब होते जाते हैं उतना ज़्यादा उसका पैसे का वैल्यू कम होते जाते हैं। एग्रीकल्चर का जो मार्केट था वो लैटिन अमेरिका में बिल्कुल स्लम्प्ड हो गया, गिर गया। यूएस ट्राई टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी बाय डबलिंग इट्स इंपोर्ट ड्यूटीज़। अमेरिका ने क्या किया, अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया और अपने जो मतलब बाहर से जो भी यूएस सामान लाते हैं, क्या किया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ चार्ज लगा दिया, टैक्सेस लगा दिया। ट्राई टू प्रोटेक्ट इट इज़ इकोनॉमी, अमेरिका जो है अपने इकोनॉमी को बचाना चाहता था बाई डबलिंग इट इज़ इम्पोर्ट ड्यूटीज़। अपने मतलब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर ड्यूटीज़ मतलब टैक्सेस ज़्यादा लगा दिया ताकि यूएस की जो कंट्री है उसको फ़ायदा मिल जाए। यूएस वाज मोस्ट सेवियरली अफेक्टेड बाय डिप्रेशन, प्राइसेस वेर फैलिंग। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो डिप्रेशन का शिकार हो गया अमेरिका खुद भी धीरे धीरे। अब 1927-28 के आसपास अमेरिका में इकोनॉमिक डिप्रेशन होने लगे, अमेरिका में प्राइसेस फॉल होने लगे, अमेरिका जो है इकोनॉमिकली अब धीरे धीरे गिरने लगे। यूएस बैंक slashed डोमेस्टिक lending and called it bank back loans. Household income fell. Many were not in position to repay for homes and white goods. ठीक है, तो अब अमेरिका में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकम गिर गए, पोजीशंस, बहुत सारे लोगों का पोजीशन नहीं था कि वो होम और वाइट गुड्स का जो पैसा जो है वो दे दें। मतलब कहते हैं कि अमेरिका जो है, यूरोपीय ममालिक जो है, अमेरिका ने उनके ऊपर से लोन विड्रॉ कर दिया, लेकिन अमेरिका ख़ुद को क्या हुआ, अमेरिका के अंडर भी ग्रेट डिप्रेशन होने लगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका भी इकोनॉमिकली गिर जाने लगे, क्योंकि अमेरिका के अंडर जो लोग था वो सही से अमेरिकन सरकार को का मतलब होम या बाकी गुड्स के पैसे पे नहीं कर पाता था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज्ड, बेरोज़गारी का जो लेवल था वो कम हो गया। अभी तक हमने कहा था कि यूरोप में ये सारे नुकसानात हुआ, यूरोप के बैंक्स ख़त्म हो गए, अमेरिका तो काफ़ी अमीर हैं। अब हम अमेरिका की ही बात करेंगे। अमेरिका का भी यही हाल हुआ, क्योंकि अमेरिका का जो लोकल पीपल्स था उनकी एग्रीकल्चर में सही से प्रोड्यूस नहीं हुआ, उनके कारखाने नहीं चलने लगे, जिसकी वजह से अमेरिका भी अब 1927-28 के आसपास गरीबी की तरफ धीरे धीरे जाने लगा। अमेरिका की ही हम बात करेंगे तो अमेरिका का क्या हाल था, बैंक्स वेर अनेबल टू कलेक्ट लोन्स, थाउजेंड्स ऑफ यूएस बैंक्स वेंट बैंकरप्ट। अमेरिका के बहुत सारे बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, बैंकरप्सी का शिकार हो गया, बैंक्स ख़त्म होने लगे। जो मतलब बहुत सारे बैंक्स था वो लोन लोगों से जमा करने में नाकाम रहा, इसकी वजह से इनका बैंक्स कोलैप्स हो गए, गिर गया। 1933 में 4000 बैंक्स क्लोजिट बंद किया गया, 4000 बैंकों को। बिटवीन 1929 एंड 1933 11,000 कंपनीज क्लोजिट, जो जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि कारों की कंपनी थे, बाकी चीज़ों की कंपनी थे। तो 1929 और 1932 के दरमियान 11 लाख कंपनीज जो है बंद किए गए। अल्टीमेटली रिकवरी बिगेन बाई 1935। तो कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम शॉर्टकटली कहें तो अमेरिका जो है 1928 से ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हुआ, इक़्तिसादी बहरानों को झेलना पड़ा, और 1935 में अमेरिका फिर से रिकवरी हो जाता है, फिर से नॉर्मल ज़िंदगी बसर करता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखना है। पहले यूरोप जो है काफ़ी ज़्यादा गरीब हुआ। यूरोप गरीब क्यों हो जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। तो इसके बाद अमेरिका रिकवरी कर पाते हैं, लेकिन अमेरिका जो है फिर यूरोप से सारे लोन वापस ले लेते हैं। इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ फिर से गरीबी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अमेरिका ख़ुद ग्रेट डिप्रेशन का शिकार क्यों हुआ, क्योंकि अमेरिका में एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस कम हुआ, लोग सही से पे नहीं कर पाते थे, लोग टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे, लोग लोन चुका नहीं पाते थे, जिसकी वजह से अमेरिका के बैंक्स बंद हो गए। ठीक है, तो ये जो दो कारण है आपको याद रखना है कि किस तरीके से यूरोप
काफ़ी ज़्यादा गिर गया इकोनॉमिकली, और बाद में अमेरिका जो है कैसे ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हो गया। इसके बाद वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कि इंडिया इन ग्रेट डिप्रेशन क्या है, हिंदुस्तान के ऊपर ग्रेट डिप्रेशन का असर कैसे पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर।